आज हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2 शुरू करेंगे। ये गाउस का नियम है, उसके अनुप्रयोग हैं और कुछ पॉइंट्स हो गए हैं। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहले इसकी भूमिका में बताऊंगा, फिर फ्लक्स क्या होता है वो बताऊंगा, बंद पृष्ठ, सतत आवेश वितरण, गाउस का नियम और फिर कूलॉम का नियम और उससे गाउस के नियम का निरूपण। ठीक है, देखिए हमने अभी तक जो विद्युत क्षेत्र निकाला, विद्युत क्षेत्र निकालने में हमने क्या इस्तेमाल किया? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत से हमने अभी तक कल तक विद्युत क्षेत्र निकाला, वो निकाला। तो वो निकालने के टाइम पे हमने क्या दिमाग में था कि हमारे पास आवेश है, स्थिर आवेश है, बिंदु आवेश है और उस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है वो निकाल रहे हैं। और ये जब चीज हम निकाल रहे थे तो हम ये मान रहे थे कि विद्युत आवेश क्वांटीकृत है। विद्युत आवेश क्वांटीकृत है। क्वांटीकृत का अर्थ क्या बताया हमने कि आवेश छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में है, क्वांटम के रूप में है। एक क्वांटम है ना, यानी एक क्वांटम में छोटा कोई मान लीजिए आवेश का एक छोटा सा बहुत सूक्ष्म पैकेट है, उस एक पैकेट को हम क्वांटम कहते हैं। और क्वांटम का मतलब ये हुआ कि उसमें जो चार्ज है, आवेश है, वो प्लस माइनस n e है। मतलब धनात्मक चार्ज हो सकता है, ऋणात्मक चार्ज हो सकता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के मल्टीपल में n बराबर 1 2 3 4। ठीक है, इसका मतलब ये एक आवेश को हमने माना कि वो क्वांटमों से मिलकर बना हुआ है और एक क्वांटम में एक इलेक्ट्रॉन जितना आवेश होता है। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उसमें, n 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इतने इलेक्ट्रॉन हो, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को जब हम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की संख्या से गुणा करेंगे तो जो n × e आया वो उस आवेश का, जिस आवेश की हम चर्चा कर रहे हैं उसका कुल आवेश होगा। तो इस थ्योरी में हमने क्या माना था कि आवेश क्वांटीकृत है। आवेश क्वांटीकृत है का मतलब ये आवेश विविध है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट है नहीं, पैकेट्स 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 पैकेट्स, क्वांटम 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 क्वांटम। ठीक है, कल तक की थ्योरी में हमने ये माना। लेकिन व्यवहार में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई एक निकाय है और इस निकाय में बिल्कुल एक पैकेट ही रखा है, एक पैकेट ही रखा है, क्वांटम का एक पैकेट रखा है, एक पैकेट। ऐसा नहीं होता है, बल्कि आवेश का वितरण जो है वो सतत होता है। सतत मीन्स कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा और ये कुल मिला के आवेश हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, सतत हो गया। यानी आप कोई पर्टिकुलर 2 पॉइंट ऐसे नहीं निकाल सकते कि एकदम यहाँ एक चीज खत्म हुई, एक क्वांटम खत्म हुआ, अब दूसरा क्वांटम शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, तीसरा क्वांटम शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ। तो आवेश व्यावहारिक रूप से सतत होता है। सतत मतलब निरंतर होता है। निरंतर में आवेश फैला हुआ, बिखरा हुआ होता है। ऐसी कंडीशन में अब हम जो गाउस का नियम का अध्ययन करेंगे तो ये मान के चलेंगे कि आवेश की जो प्रकृति है वो विविक्त, डिस्क्रीट नहीं होकर विविक्त या विविक्ति कहते हैं इसको, वो विविक्त या डिस्क्रीट ना होकर उसकी प्रकृति सतत है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस में हम क्या करेंगे, हम कोई भी निकाय का, मान लीजिए इस निकाय की बात कर रहा हूं, उसका एक अल्पांश लेंगे। अल्पांश मतलब बहुत छोटा सा एक पोर्शन, अंश, अल्प अंश। एक अंश लेंगे, इसका निकालेंगे dq, है ना। मान के चलते इससे अत्यंत छोटा सा एक आवेश है, dq है, और इस dq के कारण मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है dE। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन करेंगे कि सबसे छोटे अल्पांश का हम dE निकाल लें और फिर जब इसका हम समीकरण करें, समाकलन करें d, तो ये हमारे पास पूरे सिस्टम का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है।
ये मैकेनिज्म अब चलेगा और इस मैकेनिज्म को चलाने के लिए हम चूंकि सतत आवेश वितरण मान रहे हैं, तो सतत आवेश वितरण में मोटे मोटे तरीके ये मान के चले कि कोई भी चालक है या कोई भी निकाय है वो या तो रेखीय होगा, उसकी निकाय की आकृति रेखीय होगी, ठीक है, या फिर होगा पृष्ठीय और या होगा आयतन। मतलब एक रेखा है, इस रेखा में आवेश सतत रूप से वितरित है। एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ हो सकता है, ये पृष्ठ हो सकता है, ठीक है, गोल है, ये पृष्ठ हो सकता है। इस पृष्ठ पे जो आवेश है वो सतत रूप से इस पे वितरित है, तो ये हुआ पृष्ठीय वितरण। और एक होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशन कोई चीज है, अभी तो ये 2 डायमेंशन में है, एक्स और वाई में बता दिया हमने। अगर कोई आयतन वाली चीज है जैसे कि घन है ना, क्यूब है, ये क्यूब होता है, ये 3 डायमेंशन का है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। तो कुछ चालक हमको ऐसे मिलेंगे, कुछ निकाय हमको ऐसे मिलेंगे जो 3 डायमेंशन है। उस 3 डायमेंशन में हम आयतन वितरण लेंगे, आयतन का रूप में आवेश का सतत वितरण लेंगे। तो हम हर डेरिवेशन में अब आवेश को एक तो छोटे छोटे अल्पांशों में बांटेंगे, उस अल्पांश का हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो कुल विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। अगर हमारे पास लंबी पट्टी है तो हम रेखीय आवेश वितरण मानेंगे, हमारे पास यदि कोई सरफेस है हम पृष्ठीय आवेश मानेंगे, और यदि हमारे पास कोई 3 डायमेंशनल त्रिविमीय कोई चालक या निकाय है तो हम उसमें आयतन का आवेश वितरण मानेंगे। और इसके संग फिर हम आवेश घनत्व, एक चीज आएगी आवेश घनत्व। आवेश घनत्व का क्या मतलब है? घनत्व का मतलब क्या होता है? घनापन। जैसे हम कहते हैं इकाई आयतन में वस्तु की जो सहती है वो उसका घनत्व कहलाती है। यदि कुल सहती बटे आयतन, ये हमने घनत्व की परिभाषा पढ़ी थी। आवेश घनत्व में क्या होगा? आवेश घनत्व का मतलब होगा इकाई क्षेत्र में आवेश। इकाई, अगर ये रेखी की बात होती है, इकाई लंबाई में कुल एल है, एल लंबाई है और आवेश क्यू है, तो कुल आवेश में अगर एल का भाग आएंगे तो ये क्या आएगा? इकाई आवेश घनत्व, इकाई आवेश रेखीय घनत्व, इसको हम लैम्डा कहते हैं। इकाई रेखिक आवेश लैम्डा रेखीय वितरण की बात जब करूंगा मैं तो लैम्डा की चर्चा करेंगे। लैम्डा का मतलब है इकाई लंबाई में, इकाई रेखिक इकाई लंबाई में जो आवेश का घनत्व होगी। अगर पृष्ठीय की बात करूंगा तो मैं इसको सिग्मा कहूंगा, ठीक है, और उसको इकाई रेखिक की जगह पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। और अगर मैं आयतन की बात करूंगा तो रो आयतन इकाई आयतन आवेश। कुल मिला के पिक्चर ये समझिए आप कि अब हम जो बात करेंगे आवेश का प्रकृति हम क्वांटिटी मानेंगे, आवेश की प्रकृति हम सतत कंटिन्यूअस मानेंगे। सतत कंटिन्यूअस आवेश की प्रकृति का मतलब हुआ किसी भी निकाय में, किसी भी आकृति में, किसी भी निकाय में, किसी भी आकृति में, किसी भी चालक में जो आवेश है वो सतत वितरित है। सतत वितरित 3 ढंग से हो सकता है, रेखीय हो सकता है, पृष्ठीय हो सकता है, आयतन का हो सकता है। और हम उसकी इकाई क्षेत्र में जो आवेश है उसके हिसाब से लैम्डा रेखिक की बात करेंगे तो उसको लैम्डा कहेंगे,
पृष्ठीय की बात करेंगे तो सिग्मा कहेंगे, और आयतन की बात जब करेंगे तो उस घनत्व को हम रो कहेंगे। यानी इकाई आयतन में आवेश का घनत्व रो, इकाई पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, और इकाई रैखिक आवेश लैम्डा। अब हम जो बात करने जाएंगे लैम्डा, सिग्मा और रो, इस पे हम बात करेंगे। ये मेरे साथ भूमिका है। अब मैं आता हूं फ्लक्स। फ्लक्स के लिए हमने आपको पिछले अध्याय में बहुत थोड़ा शॉर्ट में बताया था कि यहां जिस जगह विद्युत क्षेत्र है, तो हम ये मान के चलते हैं विद्युत क्षेत्र को किस तरह से दिखाते हैं, बल रेखाओं से। यहां से बल रेखाएं निकल रही है, निकल भी रही, और अनंत से बल रेखाएं आ भी सकती हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र को निरूपण करने के लिए, विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए हम लोग कहते हैं कि उस विद्युत क्षेत्र से बल रेखाएं निर्गत होती हैं या प्रवेशित होती हैं। ठीक है, और विद्युत बल रेखाओं के बाद एक शब्द हमने इस्तेमाल किया, फ्लक्स। फ्लक्स मतलब होता है जितना ज्यादा क्षेत्र का फ्लक्स है उतनी ज्यादा बल रेखा है, जितनी ज्यादा बल रेखा कम है उतना कम इसका फ्लक्स है। ठीक है, तो फ्लक्स की जो परिभाषा बनी, वो फ्लक्स की परिभाषा में हम सबसे पहले ये देखिए कि मान लीजिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र का सिस्टम है ना, ई विद्युत क्षेत्र है, समान विद्युत क्षेत्र, यानी हर बिंदु पर एक समान दिशा में विद्युत क्षेत्र लग रहा है। इसमें मैंने एक समतल पृष्ठ रखा, समतल पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ रखा। समतल पृष्ठ जैसे रखा, जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ है, ये मेरा मोबाइल है, ये समतल पृष्ठ में इसमें है। ठीक है, तो समतल पृष्ठ का जो पॉइंट है, यहां से जो लंब है, अभिलंब होते जा रहा है, उस अभिलंब और इस विद्युत क्षेत्र के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र है, उसमें एक समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ का जो लंब अभिलंब है, उस अभिलंब के सहारे ये विद्युत क्षेत्र कोण बना रहा है थीटा। ठीक, इस समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल है S, कैपिटल S। ठीक है, मैं इस क्षेत्रफल S को छोटे छोटे भागों में डेल S1, डेल S2, डेल S3 है ना, इसमें तोड़ता हूं। सबसे छोटा एक भाग मैंने ले लिया डेल S। मैं क्या करूंगा, सबसे छोटे भाग में क्षेत्रफल है डेल S, इससे संबद्ध जो विद्युत क्षेत्र है उस डेल E को निकालूंगा। ठीक है, और उस डेल E को निकाल के जब इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा डेल E का, तो मेरे पास कुल पूरे इस पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, यहां से एक परिभाषा शुरू होती है, फ्लक्स किसको होती है, फ्लक्स कहते हैं फाई किससे जुड़ा हुआ, इस ई से संबंधित फ्लक्स है। इसकी परिभाषा में दी है ई एस कोस थीटा, या अगर मैं इसको लिखूं तो फाई ई इक्वल टू ई डॉट एस, ये सदिश दोनों सदिश का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो दोनों के बीच के कोण थीटा को बताते हुए ई एक्स कोस थीटा होगा। ये हमारी फ्लक्स की परिभाषा है।
इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स किसको कहते हैं, फ्लक्स समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए एक समतल पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स उस क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र और उस समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, इन दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, ये फ्लक्स की परिभाषा हुई और ये फ्लक्स का सूत्र हो गया। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखो कि फ्लक्स का जब भी सूत्र आए तो हमको एक इलेक्ट्रिक क्षेत्र जो है विद्युत क्षेत्र लेना है, एक जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं उस एरिया को लेना है। अब देखिए एरिया को भी मैंने सदिश माना है, विद्युत क्षेत्र सदिश होता ही अपनी बात है, इसकी दिशा ये हो सकती है, इसकी दिशा यानी परिमाण भी है और दिशा भी। मैंने इस क्षेत्र को, क्षेत्रफल, इस समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल को भी सदिश माना है। क्यों माना? क्योंकि इसकी दिशा समतल पृष्ठ की ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी रख सकता हूं, ऐसी भी रख सकता हूं, यानी किसी भी दिशा में क्षेत्रफल को, समतल पृष्ठ को रखा जाता है। इसका मतलब क्षेत्रफल भी सदिश होता है। क्षेत्रफल भी सदिश होने का मतलब क्षेत्रफल में भी परिमाण भी होगा, क्षेत्रफल में भी दिशा भी होगी। और दिशा कौन सी होगी? दिशा हमेशा इस समतल पृष्ठ से जो अभिलंब जा रहा है उस दिशा में होगी। यानी अगर ये समतल पृष्ठ है तो इसका जो क्षेत्रफल S है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? ये सामने वाली अभिलंब। बोर्ड पे अगर एक लंब खींचूं, इस लंब के सहारे क्षेत्रफल की दिशा होगी और विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी? ये होगी। एक्स एक्सिस दी जाती है, जेड एक्सिस पर क्षेत्रफल की दिशा आ रही है और दोनों सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम फ्लक्स, ठीक है। अब मैंने वही कहा कि इसको भागों में मैंने छोटे छोटे भागों में बांटा। डेल एस से जुड़ा हुआ विद्युत क्षेत्र है डेल ई, इस छोटे अल्पांश से जुड़ा हुआ डेल फाई आया डेल ई डॉट डेल एस, और पूरे सिस्टम का अगर मैं निकालूं फाई तो फाई आ जाएगा ई डॉट डीएस। ठीक है, एक चीज और करते हैं, अगर चादर हवा पर लंबा है और रेखीय आवेश की बात करते हैं हम, रेखीय सतह और आवेश होता है तो हम इस चिन्ह के नीचे एल लिखते हैं। अगर हमारे पास पृष्ठ है, जैसे यहाँ इस केस में पृष्ठ है तो मैं इसके नीचे एस लिख दूंगा, बड़ा एस मतलब पूरे क्षेत्रफल के साथ है। और अगर मेरे पास वॉल्यूम होता था तो पूरा ये। तो यहाँ सीधी सी बात है कि आपको फाई निकालने के लिए छोटे छोटे अल्पांश में सिस्टम को बांटिए, उससे जुड़ा हुआ विद्युत क्षेत्र निकालिए, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए और फिर जो मात्रा, जो मात्रा आवे, जो चीज वस्तु आवे, जो फैक्टर आए उस फैक्टर का इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आपको इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स की मात्रा बता देंगे। ठीक है, इस फ्लक्स की मात्रक न्यूटन एम स्क्वायर सी माइनस कूलम, ठीक है, और गुना होगी m1 l3 p माइनस 3 a माइनस। ये तो आपको जिस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, माइनस की होगी फ्लक्स की। और फ्लक्स देखिए, फ्लक्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो फ्लक्स अपने आप में क्या हो गया? अदिश राशि, अदिश हो गई, डॉट प्रोडक्ट है। तो फ्लक्स जो है उसका तीसरा गुण क्या हुआ? अदिश राशि। ठीक है, एक तो ये हुआ फ्लक्स का गुण क्या है? फ्लक्स अदिश राशि। दूसरा क्या हुआ? फ्लक्स पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। कब होगा?
जब 90 डिग्री, ये जो हमने इन दोनों के बीच में कोण की बात की ना, अगर ये कोण माइनस होगा, अगर ये कोण और 0 होगा अगर ये कोण, इस चीज को समझिए। मैंने कहा 5 कुल 5 प्लस कब होगा, जब ये कोण जो है थीटा, ये इससे 90 तो बड़ा है, 90 मान लीजिए जा रहा है, 90 इससे बड़ा है, लेकिन ये थीटा 0 से बड़ा है। 0 और 90 के बीच का अगर होगा तो 5 प्लस होगा, और अगर 180 90 के बीच में है तो 5 नेगेटिव होगा। और अगर थीटा बराबर 90 हो जाए, यानी ई का दिशा और इस क्षेत्रफल की दिशा दोनों 90 डिग्री हो जाए तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। फ्लक्स 0 होने का मतलब ये हुआ कि फ्लक्स से, इस सिस्टम से कोई बल रेखाएं नहीं निकल रही है, या जो बल रेखाएं निकल रही है, बल रेखाएं निकल तो रही है लेकिन लेट बल रेखाएं, परिणामी बल रेखाओं की संख्या 0 है। यानी इसका मतलब हुआ परिणामी बल रेखाएं कब 0 होंगी, निकलने वाली रेखाएं और अंदर प्रवेश करने वाली रेखाएं बराबर है। एल्जेब्रिक सम, बीजगणित योग दोनों का अगर जुड़कर 0 हो जाता है तो फ्लक्स 0 हो जाता है। ये कंडीशन होगी थीटा इक्वल टू 90। तो न्यूमेरिकल जब आए, हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको ये कहा जाए कि वो 90 डिग्री पर है, तो इमीडिएट आपके दिमाग में ध्यान आना चाहिए कि 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि बल रेखाएं निकल तो रही है, लेकिन जितनी सिस्टम से निकल रही है बल रेखाएं उतनी ही सिस्टम में प्रवेश कर रही है। इस कारण से फ्लक्स 0 होता है। तो तीसरी चीज हमने यहां आज जानकारी ली, ई आई ई लो एस। ठीक है, अब आप एक चीज को समझ लीजिए, फाई का मान, फ्लक्स का मान किस पर निर्भर कर रहा है, ई पर कर रहा है, एस पे कर रहा है, और इन दोनों के बीच के कोण पे कर रहा है। तो फिर किस पे नहीं कर रहा है, इसकी आकृति पे नहीं कर रहा है। ये आकृति गोल हो, ये आकृति चौकोर हो, ये आकृति किसी भी पृष्ठ हो, इस आकृति पे नहीं कर रहा है। फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि किस विद्युत क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं और किस क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल क्या है और दोनों के बीच का कोण क्या है। उसके अलावा फ्लक्स आकृति पे, साइज पे, इन पर बात नहीं कर रहा है। ठीक है, शॉर्ट में वापस बता दूं, छोटा सा एक अल्पांश लीजिए, गाउस के नियम में जो अपनी एप्लीकेशन चलाएंगे उसमें ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। छोटा अल्पांश ले लो, छोटे अल्पांश से जुड़ा हुआ विद्युत क्षेत्र ले लो और उससे जुड़ा हुआ आप फ्लक्स निकाल लो और फिर उसका समाकलन कर लो, इंटीग्रेशन कर दो, तो आपको पूरे सिस्टम का, पूरे निकाय का कुल फ्लक्स आ जाएगा। देखिए अब एक चीज बंद पृष्ठ मैंने लिखा है, बंद पृष्ठ किसको कहते हैं, हम सब किसमें हैं, हम सब स्पेस में हैं। ठीक है, स्पेस में है, स्पेस का एक छोटा सा भाग होता है बंद पृष्ठ। ठीक है, ये मान चलो कि जैसे ये पूरा स्पेस है, ठीक है ना, स्पेस तो इसके बाहर नहीं है लेकिन ये स्पेस है, इसका एक छोटा सा भाग मैंने आंतरिक भाग लिया। तो बंद पृष्ठ क्या है, एक आंतरिक भाग है, ऐसा आंतरिक भाग है जो इस पूरे स्पेस को दो भागों में विभाजित कर रहा है, एक आंतरिक भाग और इससे जो बाहर का भाग है उसको बाह्य भाग कहते हैं। ठीक है,
तो बंद पृष्ठ का मतलब हुआ एक ऐसा पृष्ठ जो संपूर्ण स्पेस को, है ना, दो भागों में बांटता है, एक भाग आंतरिक, एक बाह्य भाग, और कोई भी ये इस तरह से बांटा है इसमें कि कोई भी इसके अंदर प्रवेश किए बिना एक भाग से दूसरे भाग में नहीं जा सकता। यहां से मान लीजिए मैं प्रवेश कर रहा हूं, आवेश प्रवेश कर रहा है, तो बगैर इसको क्रॉस किए आप एक भाग से दूसरे भाग में नहीं जा सकता। ये हो जाएगी चेतन। तो बंद पृष्ठ बहुत लंबी चौड़ी बात है। बंद पृष्ठ का मतलब ये खेल की स्पेस का वह भाग जो पूरे स्पेस को दो भागों में तो विभाजित करता है। एक विभाग आंतरिक विभाग है, एक विभाग बाह्य विभाग है, और इस तरह से विभाजित करता है कि कोई भी बिना इस बंद पृष्ठ को क्रॉस किए एक भाग से दूसरे भाग में नहीं जा सकता। तो ये बंद पृष्ठ कब आएगा? अब जब हम गाउस का नियम पढ़ेंगे तो हम बंद पृष्ठ में कभी गोले की चर्चा करेंगे, कभी पट्टिका की चर्चा करेंगे, कभी शेल की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये सब हम लोग इसको बंद पृष्ठ कहेंगे। बंद पृष्ठ का मतलब छोटा सा एक पोर्शन है, अल्पांश है पूरे स्पेस में, और हम उस बंद पृष्ठ की ही चर्चा करके उस बंद पृष्ठ पर ही आवेश निकाल रहे हैं, उस बंद पृष्ठ पर ही हम लोग विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। तो बंद पृष्ठ की कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, बहुत बड़ा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। देखिए, अभी हमने आपको सतत आवेश वितरण वाली बात की। सतत आवेश वितरण में क्या कहा कि तीन टाइप की आप कल्पना कीजिए कि या तो रेखीय आवेश वितरण है, या पृष्ठीय आवेश वितरण है, या आयतन आवेश वितरण है, ठीक है। रेखीय आवेश वितरण में मतलब जैसे एक रेखा में कोई आवेश वितरण है, कोई पट्टी है लंबी सुचारू, पृष्ठ में कोई पृष्ठ है, गोला है, स्क्वायर है, आयत है, और आयतन ये है कोई वॉल्यूम में घन है, जैसे कोई ट्यूब है। तो आयतन में जो वितरण है, तो जब हम इस तरह की आकृति में आवेश लेते हैं तो आवेश उस आकृति में बाहरी पृष्ठ पर पूरा समान रूप से वितरित हो जाता है, फैल जाता है। तो अभी हम स्पेस नहीं देखें, अभी हम सबसे पहले रेखीय आवेश वितरण की बात करते हैं। देखिए, रेखीय आवेश वितरण मान लीजिए मैंने एक तार लिया, लंबाई, रेखीय का मतलब लीनियर, एक लंबा तार लिया, इस तार की लंबाई कितनी है? L। इसका एक छोटा सा अल्पांश लिया, मैंने कहा ना हम अल्पांश लेंगे, अल्पांश पर ही हम आवेश निकालेंगे, अल्पांश पर ही हम फोर्स निकालेंगे, अल्पांश पर हम विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा निकालेंगे। तो मैंने इस तार का एक अल्पांश लिया जिसकी छोटी सी लंबाई है d है, इससे दूरी r पर एक बिंदु है P, और P पर मैंने एक चार्ज प्लस का चार्ज था Q0। Q0 कौन सा है? परीक्षण चार्ज, ठीक है। रेखीय की बात कर रहा हूं मैं, तो रेखीय में मैंने बताया लैम्डा एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। लैम्डा का मतलब है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व यानी कुल आवेश बटे लंबाई। इकाई लंबाई में आवेश आ गया तो इसको क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम लैम्डा कहते हैं, ठीक है। फिर बता रहा हूं, पूरा चार्ज Q जो है आवेश है, वो पूरा आवेश इस पट्टी की लंबाई L के सहारे वितरित हो गया। तो L लंबाई पर अगर Q चार्ज वितरित हो गया तो इकाई लंबाई पे Q बटे L यानी वो घनत्व हो गया। कौन सा घनत्व हुआ? रेखिक आवेश घनत्व। तो रेखिक आवेश घनत्व बराबर हो गया Q बाई L, ठीक। ये जो छोटा सा dl पोर्शन में लिया, इसको मैं कहता हूं रेखिक अल्पांश। हर जगह मैं रेखिक शब्द लिख रहा हूं, आगे पृष्ठ के बाद पृष्ठ शब्द लिखूंगा, आयतन आएगा तो आयतन। रेखीय अल्पांश dl, और इस रेखीय अल्पांश पे जो चार्ज आवेश बटा हुआ है उसका भी छोटा सा पोर्शन dq आ गया, यानी dq क्या है? अल्पांश dl पर आवेश। ये पिक्चर समझ आ गई? इसी तरह से पृष्ठीय पे होगा, पृष्ठीय पे ये सब चार्ज पृष्ठ को दिया हुआ है, इसका एक छोटा सा हमने पृष्ठ लिया, रेखीय ले लिया और पृष्ठ लिया। पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? ds है। उस क्षेत्रफल से r दूरी पर एक हमें पॉजिटिव चार्ज Q0 लगा, परीक्षण चार्ज, परीक्षण आवेश, जिस पर हम फोर्स निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा निकालेंगे। और इसी तरह से आयतन आवेश लगी, एक आयतन है, उसका एक छोटा सा पोर्शन आयतन का हमने लिया dv, और उससे r दूरी पर Q0 निकालेंगे।
जिस तरह से यहां रैखिक आवेश घनत्व लिया, वैसे ही हम यहां क्या लेंगे, सिग्मा लेंगे, और यहां क्या लेंगे, रो लेंगे। चलिए इसकी बात में करेंगे, पहले इसको रैखिक को देखते हैं। तो लैम्डा रैखिक आवेश घनत्व है, क्यू बटे इकाई लंबाई का आवेश, डीएल इस रैखिक अल्पांश है, और डी क्यू इस अल्पांश पर अल्प आवेश है। ठीक है, हमने हम क्यू जीरो यहां एक सूक्ष्म धनात्मक परीक्षण आवेश रखा। इस आवेश के कारण इस पे देख रहे हैं कि दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, बिंदु पी पे लगेगा, और आर जो है ये आर इस अल्पांश डीएल की, इस डीएल अल्पांश की इस बिंदु बी से स्थिति सदिश है। ठीक है, तो डीएल में जो आवेश है, इसमें इसके अंदर जितना जो आवेश है वो कितना हुआ, लैम्डा डीएल। लैम्डा डीएल क्यों, देखिए लैम्डा क्या है, घनत्व है, घनत्व को मैंने लंबाई से गुणा किया, घनत्व की इकाई लंबाई, और जितनी लंबाई है डीएल है इसकी, तो इस डीएल में आवेश कितना आ गया, डीएल में आवेश लैम्डा डीएल हुआ। फिर समझिए, घनत्व इनटू लंबाई अगर मैं कर दूं तो आवेश आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि घनत्व का मतलब लैम्डा इकाई लंबाई पर आवेश है, और इकाई लंबाई का आवेश है, कुल लंबाई को मैं गुणा कर लूं तो कुल आवेश आ जाएगा। इकाई लंबाई पर आवेश लैम्डा है और कुल लंबाई है डीएल, इस खाली कैसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो ये इस पे चार्ज कितना आ गया, डीक्यू। छोटे पार्शियल की बात कर रहा हूं, कोई बात नहीं कर रहा हूं। तो डीएल में जो आवेश है, डीएल वाले अल्पांश में जो आवेश है वो है लैम्डा डीएल, और इस लैम्डा डीएल के कारण बिंदु क्यू जीरो पर यानी बिंदु पी पर बल कितना लगेगा, तो बल लगेगा तो कौन सा लागू करेंगे हम, कूलम लॉ। कूलम कितना, अच्छा इसके सब में देखिए मैं डीएफ लिख रहा हूं, तो बल कितना लगा, डीएफ के पहला आवेश लैम्डा डीएल, इस पे चार्ज लैम्डा डीएल इनटू दूसरा चार्ज क्यू0, क्यू1 इनटू क्यू2 बटे डिस्टेंस आर स्क्वायर, और ये सदिश राशि बताई कि इसकी दिशा कौन सी है, आर की दिशा। कूलम लॉ यही तो था, कूलम लॉ क्या था, F इक्वल टू K टाइम्स K, मतलब K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। निर्वात की बात हो रही है ना, निर्वात की बात है, और अगर मैं किसी माध्यम की बात करता तो ये आ जाएगा, तो K बराबर ये, तो कूलम लॉ के हिसाब से इस डीएल लैम्डा डीएल आवेश में, लैम्डा डीएल आवेश के कारण इस Q0 आवेश पर यानी बिंदु P पर लगने वाला कूलम बल Bf इक्वल टू K इनटू पहला आवेश लैम्डा डीएल इनटू दूसरा आवेश Q0 बटे डिस्टेंस का स्क्वायर, और दिशा बताने के लिए सदिश राशि का इकाई सदिश r। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्लैश टुकड़े पे के कारण इस पे इतना सा बल लगा, मेरे को पूरे टुकड़े के कारण बल लेना है तो मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, समाकलन कर दिया, तो डीएफ अगर इतना है तो एफ कितना होगा, ये पूरा इंटीग्रेशन किया किसके साथ, इस पूरी लंबाई के साथ, पूरी तार की लंबाई के साथ डीएफ कर दिया, डीएफ पूरी अंदर रख दिया मैंने, के क्यू0 लैम्डा डीएल बटे आर स्क्वायर, आर गणित में लिख सकते हो सिंपल, ये बराबर के फिक्स है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, Q0 भी फिक्स है पहले से, तो मैंने कितना अंदर विषय रखा है, ये भी बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, K आ गया, Q आ गया, लैम्डा डीएल दिशा बताने के लिए R बटे R। ठीक है, फोर्स इस पर फाइनल फोर्स आ गया, फाइनल बल आ गया K इक्वल टू K0 लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा बाय R स्क्वायर, डायरेक्शन बताने के लिए कर दिया दिस इज। ठीक है, इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र कितना लगा है, यहाँ विद्युत क्षेत्र का फोर्स बटे आवेश। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है इकाई बल के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र, इकाई बल पर इकाई आवेश के कारण लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र बराबर कोई फोर्स बटे
आवेश, आवेश कौन सा, इसका, इसके बाद होगी Q0, E बराबर F बटे Q, ये हमने निकालेंगे, इसमें Q0 का भाग लगाओ, Q0 को भाग दिया तो सिंपल सी बच गया K लैम्डा R स्क्वायर R dA, ठीक है। ये R इकाई सदिश में खाली सदिश बताने के लिए लिख रहा हूं ताकि आपको डायरेक्शन का आइडिया है। इसका मतलब K की जगह मैंने रख दिया 1/4 पाई E एप्सिलॉन, ये इंटीग्रेशन हो गया लैम्डा dl बटे R स्क्वायर, लैम्डा dl बटे R स्क्वायर डायरेक्शन में। ये कौन सा आ गया, इस पूरे तार के कारण इस बिंदु P पर रखे हुए धनावेश Q0 पर ये विद्युत क्षेत्र आ गया, ये रैखिक आवेश वितरण। अब ऐसे कैसे, पृष्ठीय आवेश वितरण में खाली लैम्डा की जगह मैंने रख दिया है सिग्मा, सिग्मा मतलब पृष्ठीय रैखिक आवेश घनत्व, ऐसी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, और ये रो में आयतन आवेश बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेगा। इस छोटा अवकाश के कारण r दूरी पर रखे हुए धनावेश Q0 पर मैं कूलम बल निकाल रहा हूं df, ये df जैसे यहां निकाला k लगेगा। बस ये जो चार्ज है ना, अल्पांश का चार्ज कौन सा है, लैम्डा dl, अल्पांश का चार्ज लैम्डा dl। यहां अल्पांश कौन सा हो गया, अल्पांश हो गया लैम्डा सिग्मा ds। सिर्फ फर्क क्या पड़ा है, लैम्डा dl, ये लैम्डा dl इसके आवेश, यहां छोटा सा पृष्ठ लिया ds तो उसमें लैम्डा सिग्मा ds, और यहां हो गया सिग्मा रो डी। बाकी सब चीजें सेम, सारी चीज सेम चलेगी। तो यहां जैसे dl में आवेश था लैम्डा dl, उससे मैंने df निकाला तो k लैम्डा dl Q0 बाई R स्क्वायर, यहां भी आ गया सिग्मा ds बटे R स्क्वायर, सिग्मा लैम्डा dl की जगह सिग्मा ds बटे R स्क्वायर, वही Q0 वही R स्क्वायर वही है। फिर f निकाला, इंटीग्रेशन कर दिया, यहां इंटीग्रेशन में मैंने चिन्ह लगाया लंबाई का, यहां इंटीग्रेशन चिन्ह लगाया क्षेत्रफल का, सरफेस का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, तो ये k Q0 बाहर आ गया, अंदर बचा सिग्मा ds बटे R स्क्वायर, और ये इकाई सदिश। तो E कितना हुआ, E वही F बटे Q0, F बटे Q0 ने Q0 को भाग लगाओ कट जाएगा, ये आ गया k सिग्मा ds बटे R स्क्वायर। जैसे यहां आया k की जगह मैंने 1/4 पाई सिग्मा एप्सिलॉन लिख दिया, ये 1/4 एप्सिलॉन आ गया, ये s आ गया, ये लैम्डा dl की जगह सिग्मा ds बटे R स्क्वायर। इसी पैटर्न पे मैंने यहां सिग्मा ds की जगह सिग्मा dv लिख दिया, सिग्मा dv लिख दिया, सिग्मा dv लिखने के बाद इंटीग्रेशन किया, ये जैसे यहां आया था ये सही लो k लैम्डा dl Q0 बाई R स्क्वायर, ऐसे k लैम्डा dl की जगह रो dv, बाकी R स्क्वायर Q0 R जो भी तो Q0 R स्क्वायर जो भी तो है, पूरा f निकाला, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन में मैंने इसको पूरा वॉल्यूम का v लिख दिया, वहां l लिखा था या s लिखा था, ये k0 बाहर आ गया, रो बाई R स्क्वायर इकाई सदिश d। E निकालना है, f बटे q किया, Q0 किया, ये बटे Q0 किया है तो Q0 गया, खाली k रो R स्क्वायर R d, k की जगह मैंने लिख दिया 1/4 कई एप्सिलॉन, ये सिग्मा रो dv बाई R स्क्वायर। एक सा पैटर्न तीनों के कैलकुलेशन करने के पीछे उद्देश्य ये था कि पहले आप इस चीज को समझ लें, इस चीज को समझेंगे तो अपने आप को समझ आएगा। इस चीज में वापस समझा रहा हूं, पूरा लंबाई का तार है L का,
उसका एक अल्पांश दिया डीएल लंबाई का, डीएल लंबाई का आवेश कितना है लैम्डा डीएल। लैम्डा क्या है रैखिक आवेश घनत्व है। रैखिक आवेश घनत्व मतलब कुल तार के आवेश Q बटे कुल आवेश की कुल तार की लंबाई L, तो लैम्डा घनत्व हुआ Q/L। इसका मतलब इस इतने छोटे अल्पांश में कुल आवेश कितना हुआ, इस लैम्डा से इसकी लंबाई गुणा कर दो तो dq आ जाएगा। ठीक है, ये रैखिक अल्पांश है, इस पे dq चार्ज है, ये q0 हमने धनात्मक आवेश रखा है बिंदु का, और r इसकी दूरी है इस अल्पांश की इस बिंदु से। अब हम dl में आवेश इसका जो आवेश है, आवेश कितना है लैम्डा dl, इसके कारण बिंदु P पर बल dF निकाला कूलम के नियम से कि पहला चार्ज पहला आवेश लैम्डा dl इसका चार्ज इनटू दूसरा आवेश Q0 बटे दोनों की डिस्टेंस की r² और डायरेक्शन बताने के लिए इकाई सदिश। पूरा इंटीग्रेशन किया, पूरे चार्ज के कारण बिंदु P पर बल की मात्रा आ गई, इंटीग्रेशन किया k/0 लैम्डा dl का जो है r डायरेक्शन होगी बटे r², k/0 कॉमन निकल गया बाहर, फिक्स है कांस्टेंट है बाय लैम्डा बटे r² dl। और इलेक्ट्रिक क्षेत्र निकालने के लिए q0 का फॉर्मूला q0 हटाया बाकी। इसी पैटर्न पे जहां जहां लैम्डा dl लिखा है वहां वहां पृष्ठीय आवेश क्षेत्र हमने रो ds लिख दिया, सिग्मा ds लिख दिया, और आयतन वेक्टर में सिग्मा ds की जगह रो ds लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब रेखीय आवेश की बात करेंगे तो हमने क्या इस्तेमाल किया लैम्डा dl, लैम्डा dl। पृष्ठीय की बात की तो हमने क्या इस्तेमाल किया सिग्मा ds, और आयतन की बात की तो हमने क्या लिखा रो t। कूलॉम्स लॉ लगाया, फोर्स Q1 Q2 बटे r² इकाई सदिश इंटू k या 1/4 रो 0 Q1 Q2 r², और E निकाला हमने E बराबर F बटे Q0। ये चार चीजों का ध्यान रखो, तीन चीज ये और ये दो चीजें, पांच चीजें। इसके आधार पर हमने रेखी निकाल दिया, पृष्ठीय निकाल दिया। रेखी निकाला तो हर जगह हमें दूसरा चार्ज तो फिक्स है, दूसरा तो P बिंदु पे यहाँ भी Q0 होगा, यहाँ भी Q0 होगा, यहाँ भी Q0 होगा। पहला जो हमने अल्पांश का आवेश लिया है वो इसमें लैम्डा dl लिया है, इसमें सिग्मा ds लिया है, इसमें रो d लिया है। और सिग्मा रो और इस लैम्डा की परिभाषा है रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। उसके बाद कूलम्स लॉ लगाया, कूलम्स लॉ लगाने के बाद फोर्स निकाला, फोर्स में Q0 का भाग लगाया तो E की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये चीज आ गई। उसके बाद एक चीज आपको ध्यान रखना है थोड़ी सी कि चूंकि हमने एक पूरे पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो लंबाई की बात कर रहे हैं, या हमने एक पृष्ठ की बात की या हमने एक वॉल्यूम की बात की। ठीक है, और ये भी कहा कि जो आवेश है वो इसमें बराबर रूप से वितरित हो जाता है। और जैसे हमने जो पृष्ठ लिया, पृष्ठ की डायरेक्शन ये है, तो हमने फाई जो निकाला, फाई बराबर थीटा एस क्षेत्रफल डायरेक्शन और हो जाए। इसका मतलब ये हुआ ये जो कोस थीटा आएगा इसमें ES कोस थीटा, थीटा के कारण, थीटा अगर 90 है तो कुछ होगा, थीटा कम है तो कुछ होगा, थीटा ज्यादा है तो कुछ होगा। इसका मतलब ये है कि जो E इन
सब की कैलकुलेशन करके ई की वैल्यू आ रही है, ये ई भी इस दिशा में भी हो सकता है, इस दिशा में भी हो सकता है, इस दिशा में भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करता है कि हमने जो पृष्ठ है, पृष्ठ को कितने एंगल पे, कितने थीटा पे रखा, अलग अलग थीटा पे रखा, अलग अलग फोर्स आएगा, अलग अलग फ्लक्स आएगा, अलग अलग फ्लक्स आएगा तो अलग अलग आपका ई आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि कभी हमको जरूरत पड़े तो हम ई बराबर ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, यानी एक्स एक्सिस के अगेंस्ट विद्युत क्षेत्र, वाई एक्सिस के अगेंस्ट विद्युत क्षेत्र और जेड के एलो विद्युत क्षेत्र की भी कल्पना कर सकते हैं। ई एक्स अलग अलग निकालो, ई वाई अलग निकालो, ई जेड अलग निकालो। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फोर्स आपने यहां निकाला है ये डी एफ एक्स हो जाएगा, ये एफ एक्स हो जाएगा, ई एक्स अलग निकल गया, ई वाई अलग निकल गया, ई जेड अलग निकल गया। तो कभी अगर तीन एक्सिस पे बात आए, तीन एक्सिस पे अगर कैलकुलेशन आए तो तीन एक्सिस पे हम अलग अलग कैलकुलेशन करके इस तरह का तीनों का जोड़ कर सकते हैं। ये सारा आपका सतत आवेश वितरण यहां तक आपका कंप्लीट कोर्स हुआ है। अब आइए आप गाउस के नियम से। हमने आपको जब विद्युत क्षेत्र की पाठ शुरू किया था तो कूलम्ब्स लॉ की बात की, ठीक है। अब कूलम्ब्स लॉ के बाद हम कूलम्ब्स लॉ ने सिंपल सा क्या कहा, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल जो है वो दोनों के गुणनफल पे डिपेंड करता है, दोनों आवेश के गुणनफल Q1 Q2 पे बटे विद्युत प्रेरणानुपात होता है R² डिस्टेंस के स्क्वायर पे, ठीक है। ये कूलम्ब्स लॉ था। अब गाउस ने एक नियम दिया, गाउस ने कहा कि मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर आप एक काल्पनिक परिपृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ होता नहीं है, काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करो, ठीक है। इस काल्पनिक बंद पृष्ठ में ये चूंकि विद्युत क्षेत्र इसका मतलब यह आवेश है, ये आवेश इस पे सतत रूप से वितरित है, रेखिक हो चाहे पृष्ठीय हो चाहे आयतन हो, ठीक है ना। तो काल्पनिक बंद पृष्ठ पर जो आवेश सतत रूप से वितरित है, इसके कारण इससे फ्लक्स निकल रहा है, मतलब बल रेखाएं निकल रही है। तो वो फ्लक्स कितना होगा, वो कहते हैं कि इस बंद पृष्ठ द्वारा जो निकलने वाला फ्लक्स है वो फ्लक्स है फाई, और फाई की मात्रा है इससे संबंधित कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश इंटू 1/एप्सिलॉन। सिंपल सा कूलम्ब का नियम, इसका गाउस का नियम है कि बंद काल्पनिक बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स की मात्रा, उससे संबंधित कुल आवेश और 1/एप्सिलॉन 0 का गुणनफल के बराबर होता है। और ये क्या है, ये ठीक है ना, इसकी वैल्यू कहां से आती है, इसकी वैल्यू आती है 1/k = 4π/0। ठीक है, इसका अर्थ हमने क्या समझा, काल्पनिक बंद पृष्ठ की चर्चा कर रहे हैं, उससे ही संबंधित दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, उससे संबंध कुल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, उससे संबंध कुल आवेश की बात कर रहे हैं, और उस कुल आवेश में सिंपल सा इंटू 1/एप्सिलॉन का गुणा कर दीजिए 0, ये कुल फ्लक्स की मात्रा जाएगी, इसको हम गाउस का नियम कहते हैं। अब देखिए, हमने एक चीज आपको बताई थी कि कुल फ्लक्स किसको कहते थे, फ्लक्स के लिए हमने कहा था कि जो विद्युत क्षेत्र है और जो क्षेत्रफल उसमें है, वो एक डायग्राम बताया था हमने, ये विद्युत क्षेत्र जा रहा है, ठीक है, इसमें एक पृष्ठ, समतल पृष्ठ रखा था, ये क्षेत्रफल है इसका, ठीक है।
इस क्षेत्रफल ये आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, ये जो ई है और ये जो क्षेत्रफल है इसका जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हमने फाई कहा था। तो एक तो फाई की परिभाषा हमने ये बताई, फाई मींस फ्लक्स की, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा ये बताई थी, और एक विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हम बता रहे हैं गाउस के नियम से कि विद्युत फ्लक्स बराबर कुल आवेश इंटू 1/0। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों को मैं जोड़ के ये लिखता हूं फाई बराबर ई डॉट ds तो है ही डॉट प्रोडक्ट, और फाई बराबर कुल आवेश इंटू 1/0। तो गाउस का नियम और जो हमारी परिभाषा से फाई का सूत्र है, इन दोनों को मैंने एक लिख दिया कि फ्लक्स की परिभाषा तो कहती है फाई बराबर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का उस काल्पनिक बंद पृष्ठ जो है उसके क्षेत्रफल का डॉट प्रोडक्ट, और गाउस नियम कहता है कि ये फ्लक्स बराबर होगा कुल आवेश उस बंद पृष्ठ से संबंधित बटे। और ये समेशन की जगह अगर सतत वितरण की मैं बात कर रहा हूं, सतत वितरण की बात कर रहा हूं, तो इसकी जगह मैंने समेशन की जगह इसको सरफेस के थ्रू, ये मैंने अभी पृष्ठीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं, ये लंबाई की बात होती है आप एल कर देना, अगर वॉल्यूम की बात होती है इसको भी कर दो। कहने मतलब काल्पनिक बंद पृष्ठ किसी आकृति का हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, लंबी पट्टी के रूप में हो सकता है, उसका इंटीग्रेशन करके जो ईडीएस निकालोगे, ईडीएस और जो फाई आएगा, ये फाई कहो चाहे समेशन करके आपने क्यों निकाला बटे ई ये आपका गाउस का नियम है। तो ये जो काल्पनिक बिंदु पृष्ठ है, ये अब आगे आपके जितने एप्लीकेशंस आएंगे, अनुप्रयोग आएंगे, उस अनुप्रयोग में काल्पनिक बिंदु पृष्ठ का चर्चा होगा। इस काल्पनिक बिंदु पृष्ठ को कहते हैं गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ यानी ऐसा पृष्ठ जिसपे गाउस का नियम लागू होता है। अच्छा, आपने एक बात नोट की, गाउस का नियम कहता है कि फ्लक्स किस पे निर्भर करता है, ये तो देखिए फिक्स है, चार्ज पे, आवेश पे। इस आवेश पे ही निर्भर करता, ना ये दूरी पे निर्भर करता है, ना ये किसी की आकृति पे निर्भर करता है कि बेलनाकार आकृति क्या, ये खाली काल्पनिक बंद पृष्ठ होना चाहिए। वो बंद पृष्ठ वॉल्यूम का भी हो सकता है, सरफेस का भी हो सकता है, किसी का हो सकता है, उसको सिर्फ इससे संबद्ध जो आपका आवेश है, कुल आवेश, ये फाई, ये विद्युत फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता। ओके, अच्छा, ये जो चार्ज की बात करें वो क्यू पे ही डिपेंड करता है। इसका मतलब ये एक तो क्यू की क्या प्रकृति है, इस पे डिपेंड करेगा, ये आवेश प्लस है या माइनस इस पे करेगा, ठीक है। एक हमने चूंकि ये परावैद्युतांक लिखा है, ये निर्वात में लिखा है, इसका मतलब माध्यम पे निर्भर करता है। अभी तो मैं निर्वात में रखा तो ये एप्सिलॉन 0 लिख दिया, अगर मैंने निर्वात में लिखा तो नहीं लिखा, बिना जीरो का एप्सिलॉन लिखता है ना। तो इसका मतलब ये है कि गाउस का नियम ये से निष्कर्ष ये निकलता है कि गाउस के नियम के अनुसार बंद काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ उस बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश जिसमें उसकी प्रकृति शामिल हो गई, जिसमें माध्यम शामिल हो गया, उस पर ही निर्भर करता है, इसके अतिरिक्त किसी पर निर्भर अन्य पे नहीं करता है। जबकि आप देखो जो कूलम का नियम था, वो कूलम का नियम किस पे डिपेंड करता था, उसमें 1/r² भी था, यानी डिस्टेंस भी निर्भर करता था, डिस्टेंस भी निर्भर करता था। और क्यों करता था कि खाली हम दो चार्ज की बात कर रहे थे, दो चार्ज या बहुआवेश की बात करते हैं, एक चार्ज और से दूसरा चार्ज, एक चार्ज और से दूसरा चार्ज, बहुआवेश हमने उसका समेशन कर दिया। तो उसमें हर जगह दोनों दो चार्ज के बीच में, दो आवेश के बीच में डिस्टेंस r का मायना था। यहां डिस्टेंस का मायना इसलिए नहीं है कि हम कुल काल्पनिक बंद पृष्ठ में निकलने वाले फ्लक्स, एक झुंड जो निकल रहा है बलरेखाओं का, उस झुंड की ही बात कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आवेश पे निर्भर कर रहा है, ये डिस्टेंस पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कूलॉम का नियम थोड़ा सीमित हो गया, सिर्फ स्थिर आवेशों के लिए ही बात कर रहा है। एक आवेश यहाँ रखा है, एक आवेश यहाँ रखा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आ रही है, वो सिर्फ स्थिर आवेशों की बात कर रहा है। जबकि गाउस का नियम व्यापक नियम है, वो स्थिर भी बात कर रहा है, चाहे चार्ज चल रहा है, गतिशील है तो भी बात कर रहा है, स्थिर है तो भी बात कर रहा है। इसको इस फॉर्मूले से देखिए, अब कहीं फर्क नहीं पड़ रहा है, गति वॉल्यूम वेलोसिटी वगैरह कुछ नहीं आया है, वेलोसिटी या स्पीड वगैरह कहीं नहीं आया है,
इसका मतलब गाउस का नियम ज्यादा व्यापक है किसकी तुलना में, कूलम की। तो अब एक बात और सुन लीजिए कि यदि ये डेल क्यू देखिए फाई बराबर कुल फ्लक्स बराबर डेल क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। अब एक बात सोचो, मान लीजिए एक सिस्टम है, बहुल आवेश है, उसका प्लस भी है माइनस भी है, और इतने हैं कि बीजगणित योग अगर मैं करूं अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, और कुल चार्ज कुल आवेश प्लस और माइनस जोड़े और हो गया जीरो। बंद पृष्ठ है, दो प्रकार की प्रकृति के चार्ज है, अंदर आवेश है, बीजगणित योग उनका मान शून्य हो गया, यानी ये समेशन क्यू जीरो हो गया, समेशन क्यू जीरो हो गया तो क्या हुआ, फाई भी जीरो हो गया, फ्लक्स जीरो हो गया। फ्लक्स जीरो होने का क्या मतलब हुआ कि वो जो गाउसियन पृष्ठ है, वो जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है, उससे निकलने वाली कुल नेट परिणामी फ्लक्स की मात्रा जीरो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लक्स निकल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लक्स में बल रेखाएं निकल नहीं रही है, बल रेखाएं निकल रही हैं, लेकिन जितनी निकल रही है उतनी प्रवेश कर रही है, जितनी निर्मित हो रही है, क्योंकि देखिए प्लस का मतलब ये हमने कहा, प्लस का मतलब ये था कि बल रेखाएं अनंत की हो जा रही है, और माइनस का मतलब होता है बल रेखाएं अनंत से आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी रेखाएं जा रही थी निर्गत हो रही थी, उतनी ही रेखाएं बल रेखा प्रवेश कर रही है। इसका मतलब कुल फ्लक्स जीरो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बल रेखा का आना जाना बंद है, बल रेखा आना जाना, कुल आवेश जीरो होने से कुल फ्लक्स जीरो हो गया। ये सारी चीज थी आपकी गाउस के लिए। अब आइए आज एक पॉइंट हम आज का और लेते हैं, कूलॉम के नियम से गाउस का नियम, कूलॉम के नियम से गाउस के नियम का निरूपण करेंगे। कूलॉम का नियम जानते हैं आप, कूलॉम का नियम ये था कि यदि दो चार्ज हैं Q1 और Q2, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको दिखाने के लिए इकाई सदिश, ठीक है, दोनों आवेश का गुणा बटे स्क्वायर इसका डिस्टेंस का, और ये आगे 1/4 पाई जीरो, या इसको हम K भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये था कूलम का। अब कूलम के लॉ से हम गाउस का नियम बताएंगे। तो एक चित्र की कल्पना कीजिए, क्रम से चलना, दूसरी चीजें कंफ्यूज नहीं। पहले चित्र करो, ये एक मैंने बंद पृष्ठ लिया, गाउस की जब हम बात करते हैं बंद पृष्ठ की बात करते हैं, बंद पृष्ठ मान लीजिए मैंने पृष्ठीय आवेश वाला दिया है, ठीक है, रेखीय आवेश हो, पृष्ठीय आवेश हो, आयतन आवेश हो, बात करेंगे ना। तो एक मैंने बंद पृष्ठ लिया है, बंद पृष्ठ किसी भी साइज का हो सकता है, किसी भी आकृति का हो सकता है, ठीक है। उसके बिंदु O पर एक चार्ज रखा है, एक आवेश रखा है Q, ठीक है, और ये जो पृष्ठ है इसका एक अल्पांश मैंने दिया, ये काला जो मैंने शो किया है, ये अल्पांश दिया है ना। और चूंकि पृष्ठ की बात कर रहा हूं तो पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल दिया है, इस अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है, ds, ठीक है। यहां इस चार्ज के कारण, आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, O बिंदु पर Q चार्ज रखा है, तो इस अल्पांश पर, क्षेत्रफल अल्पांश पर जो विद्युत क्षेत्र है वो बिल्कुल इसको जोड़कर इस दिशा में बाहर की तरफ लेगा, क्योंकि इस पे चार्ज प्लस है, ठीक है ना। और मैंने यहाँ इकाई धनावेश की कल्पना की है, तो प्रतिकर्षण होगा धन में दिशा, तो इस पे विद्युत क्षेत्र जा रहा है इस दिशा में, और ये अल्पांश मैंने काफी बड़ा लिखा है, अल्पांश आप इसलिए पूरी आकृति का ये क्षेत्र होता है, छोटा अल्पांश बहुत अल्पांश है,
इस अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है? अल्पांश का क्षेत्रफल है ds और उसकी दिशा कौन सी है? दिशा है लंबवत। वो जो मैंने आपको मोबाइल को उधर बताया ना, ये है, तो इस पॉइंट पे यहाँ ये अल्पांश है, इस अल्पांश पे ये जो लंब निकल रहा है ना, इस लंब की तरफ इसकी क्षेत्रफल की दिशा है ds। ठीक है, तो बंद पृष्ठ है, बिंदु O पर एक धनावेश रखा है Q, ds पृष्ठ का क्षेत्रफल अल्पांश है इस क्षेत्रफल का पृष्ठ का, और r जो है वो इस ds से, इस अल्पांश से इसकी दूरी है। कूलम्ब के लिए ये चाहिए, दो चार्ज चाहिए और दोनों चार्ज के बीच की दूरी चाहिए। तो अब देखिए, खाली मैं ds पे बात कर रहा हूं, इस अल्पांश पर इस Q के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है? विद्युत क्षेत्र वही होता है कूलम्ब का बटे इकाई आवेश का प्रतिकर्षण या आकर्षण का बल। F में अगर उसका भाग दे दे एक आवेश का, जो हमने धनावेश रखा है, तो Q0 जैसे धनावेश रखा है अल्पांश को, जो परीक्षा आवेश रखते हैं, तो वो हट जाएगा। तो E की कीमत इससे सिंपल दी जाती है कि एक चीज उड़ जाती है, यहाँ ये आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे r स्क्वायर। ये कूलम्ब का नियम है, कूलम्ब का नियम ये है, और इकाई आवेश के कारण जो फोर्स आता है, बल आता है, उसको विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। एक Q बढ़ जाता है, Q बटे r स्क्वायर। यही मैंने लिखा है कि इस ds पर, इस क्षेत्र के अल्पांश पर इस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन ये चार्ज Q बटे r स्क्वायर, और दिशा इकाई सदिश r। ठीक है, कूलम्ब के नियम से ही ये मैंने कूलम्ब पे लिखा है। कूलम्ब के नियम से फोर्स, और फोर्स में इकाई आवेश का जो फोर्स है, इकाई आवेश का जो बल है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। अच्छा, इस ds के कारण ही, इस अल्पांश के कारण ही, अब गाउस नियम की बात करें, फ्लक्स कितना है? d फाई, छोटा फ्लक्स। हमने फ्लक्स की डेफिनेशन आपको बताई थी, E और दोनों का डॉट प्रोडक्ट, विद्युत क्षेत्र का डॉट प्रोडक्ट किसके संग? क्षेत्रफल के संग। या अल्पांश की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं फाई को भी d फाई लिख रहा हूं, और E और S दोनों, S की जगह छोटा ds लिख रहा हूं, और चूंकि डॉट प्रोडक्ट है दोनों सदिश राशि का, तो E ds cos थीटा। ठीक है ना, जहां थीटा कौन सा है? थीटा इस डायरेक्शन, जो ds की डायरेक्शन है लंबवत, इस क्षेत्र अल्पांश जो लंबवत है, उस लंबवत दिशा और E की डायरेक्शन के बीच का जो एंगल थीटा है, ये थीटा है। तो मैंने दो फॉर्मूले लिए। पहला फॉर्मूले से मैंने लिया कूलम्ब के लॉ से ds के पर Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा मैंने ये डेफिनेशन लिया फ्लक्स की डेफिनेशन d फाई इक्वल टू E d cos थीटा। तो d फाई बराबर हुआ E की जगह वैल्यू रखूं मैं 1/4 पाई E0 Q बाई r स्क्वायर। ये पूरी E की वैल्यू आ गई, ये E की वैल्यू आ गई यहां से, और ds cos थीटा जो कोई जगह कर लेगा, कूलम्ब के लॉ के हिसाब से E निकाल दिया और d फाई की डेफिनेशन लिख दी, ये वैल्यू। तो d फाई जब लिखता आ गया इस अल्पांश के कारण, तो पूरा फाई कितना हुआ? पूरा फ्लक्स, ये d फाई तो खाली इतने से अल्पांश के कारण से निकलने वाला विद्युत का फ्लक्स है, और पूरे सिस्टम, पूरे बंद पृष्ठ का फ्लक्स निकालूंगा, तो इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, समाकलन कर दिया। समाकलन किसमें कर दिया? पूरे सरफेस के साथ है, ये s में इसमें लिखता हूं, पूरे s के सारे d फाई, तो ये बराबर वही s लिखा, d फाई की जगह 1/4 पाई E0 लिखा, Q बाई r स्क्वायर लिखा, ds cos थीटा। वेरी सिंपल से बराबर Q और 4 पाई E0, ये कांस्टेंट है, फिक्स है, बाहर निकाल दो, Q फिक्स है ना, Q ने फिक्स कर रखा है, तो Q बटे 4 पाई E0 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? ds cos थीटा बचा बटे r स्क्वायर बचा, Q बाई 4 पाई E0 लिखा। अब ये जो है ना ds cos थीटा बटे r स्क्वायर, ये एक नया शब्द आया d सिग्मा। ठीक है, इसको ये मैंने सिग्मा लिखा। ये ज्योमेट्री के हिसाब से, रेखागणित के हिसाब से d फाई क्या होता है? d फाई की कीमत आ रही है ds cos थीटा बटे r स्क्वायर। ये है अल्पांश द्वारा, इस अल्पांश द्वारा केंद्र O पर घनकोण, एक घनकोण बनता है,
ये रेखागणित है, ये रेखागणित का सिद्धांत, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि रेखागणित के हिसाब से ये पूरे बंद पृष्ठ में इतने से टुकड़े के कारण इसके टुकड़े के इस सिरे से इस सिरे तक यहां जो ले जाके आप जो जोड़ते हो जीरो को, ओ बिंदु को, मूल बिंदु को, इस सिरे से जो कोण बनता है उसको कहते हैं घनकोण, और उस घनकोण की कीमत होती है ds cos थीटा बटे r स्क्वायर। ds तो ये क्षेत्रफल इसका, cos थीटा इसका बटे ये डिस्टेंस, ये लीजिए r स्क्वायर, ये आ गया। तो मैंने फिर यहां इसलिए क्या लिखा, q/4 की एक्सलेंट बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रेशन में ds cos थीटा बटे r स्क्वायर आया, ये वापस q/4 ये एक्सलेंट आ गया, इंटीग्रेशन का ds cos थीटा बटे r स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने d phi d ओमेगा क्यों लिखा, ये भी खाली टेस्ट के कारण d ओमेगा। अब इसका मतलब ये होगा d ओमेगा का भी इंटीग्रेशन हो रहा है पूरे बंद पृष्ठ के लिए ds ओमेगा, तो पूरे बंद पृष्ठ में कितने एंगल कवर होते हैं, 4 पाई, सारे एंगल कितने आते हैं, 4 पाई आता है। d एंगल क्या है, एंगल है ना, घनकोण है ना। अब बंद पृष्ठ का कुल घनकोण कितना होता है, सबका जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये d phi बराबर होता है 4 पाई, तो q/4 e0 ये आ गया। और जब इस d ओमेगा का मैंने इंटीग्रेशन किया ये बराबर 4 पाई आया, 4 पाई आया, तो ये 4 पाई कट गया, q/एप्सिलॉन, q/एप्सिलॉन आ गया। गाउस का नियम, कुल फ्लक्स बराबर कुल आवेश इनटू 1/एप्सिलॉन जी, 1/एप्सिलॉन e0 है ना, phi = q/एप्सिलॉन जी। ये कौन सा नियम है, गाउस का नियम। तो मैं चला कहां से था, चला कूलम के नियम से था, और पहुंचा कहां, गाउस के नियम से। इसका मतलब ये नहीं है कि गाउस का नियम अलग है, कूलम का अलग नियम है, कूलम के नियम से ही निष्कर्ष गाउस का नियम का निकलता है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है कि आप कूलम के नियम से गाउस के नियम का निरूपण कीजिए। तो सिंपल सा डायग्राम बनाइए, डायग्राम में नीचे मान लीजिए क्यू क्या है, ds क्या चीज है, r क्या चीज है। फिर सबसे पहले आप कूलम के नियम का एक ब्लॉक बनाएंगे, कूलम के नियम के हिसाब से E की वैल्यू लिख दीजिए, चाहो तो पहले कूलम का नियम लिख दो, कूलम के नियम से वैल्यू लिख दो, और दूसरी इस चीज को लाओ आप फ्लक्स में, फ्लक्स की डेफिनेशन को ds cos थीटा, ये दोनों चीज आ गई। फिर phi से आप इंटीग्रेशन निकाल लो d phi का, d phi से निकाल के यहां ये याद रखो कि जहां ds cos थीटा बटे r स्क्वायर आएगा वहां आप इसको d ओमेगा लिखोगे, घनकोण लिखोगे, और घनकोण का जब इंटीग्रेशन करोगे तो 4 पाई आएगा, ये कट कटा के लास्ट में q/एप्सिलॉन 0 आ जाएगा, जो कि गाउस का नियम है। वापस मैं इस चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि गाउस का नियम चूंकि फ्लक्स पे बात करता है, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाएं या जो बंद पृष्ठ है उससे जो फ्लक्स निकल रहा है, और कूलम का नियम खाली दो चार्ज के बीच में, दो आवेशों के बीच में, दो स्थिर आवेशों के बीच की फोर्स की बात करता है, बल की बात करता है, लेकिन वहां खाली दो आवेश हैं, यहां फ्लक्स है, तो अप्रोच अलग अलग है। कूलम का अप्रोच दो आवेश के बीच में, स्थिर आवेशों के बीच में फोर्स, बल निकालना, बल के संग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से है, और गाउस के नियम में उन्होंने फ्लक्स को बेस बना के निकाला है। अदरवाइज दोनों ही सिद्धांत, भले गाउस का हो चाहे कूलम का हो, दोनों सिद्धांत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा ये 6th कूलम से गाउस का नियम किया गया। कल के चैप्टर के बाद गाउस के नियम से कुछ अनुप्रयोग है, वो 5-6 प्रकार के अनुप्रयोग है कि गाउस के नियम से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये देखिए चैप्टर हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर है। अभी तक जो हमने तीव्रता जैसे पिछले चैप्टर्स में, पिछले लेक्चर्स में निकाली थी, वो आवेशों का निकाली। अब गाउस के नियम से हमें कभी गोली कोष पे निकालना है ना, और कभी हमें पट्टिका पे निकालना है। ऐसे 6 आपके अनुप्रयोग हैं जो हम अगले लेक्चर्स में लेंगे, उसमें गाउस का नियम लागू करेंगे। तो आज भूमिका के तौर पर मैं सिर्फ सा बता रहा हूं कि उन सारे प्रयोगों में हमें जो तरीका जो अपनाना है वो तरीका अपनाना है कि कोई एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। लंबाई की बात है तो लंबाई की बात में हम रेखीय आवेश वितरण लेंगे, लेमडा लेंगे। अगर बेलर की बात हो गई यानी सरफेस की बात होगी तो हम सिग्मा की बात करेंगे, और अगर घन टाइप की बात हुई, आयतन की बात हुई तो हम तो
रो की बात करेंगे, सतत आवेश वितरण। तो गाउस का नियम तो लागू होगा, सिंपल गाउस के नियम में तो सिंपल सीधी बात है कि 2/ε0, लेकिन प्रत्येक केस में अलग अलग हम देखेंगे कि हमें रेखीय लैम्डा में उसको निकालना है या सिग्मा में निकालना है या रो में निकालना है, ये प्रयोग होंगे। और उसके अलावा 2-3 पॉइंट और हैं आपके साबुन के बुलबुले वगैरह पे, वो सारे होने के बाद ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।